नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। हम आपको रूबरू कराते हैं सेलिब्रिटीज से, एक्टर्स से, पॉलिटिशियंस से। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक अलग ही मेहमान से। हमारे साथ है राहुल नेमा, जिन्होंने हाल में ही केबीसी में वो हॉट सीट तक गए और 50 लाख रुपए जीत के आए हैं। बस आखिरी क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर फिर छोड़ दिया, नहीं तो आज शायद वो करोड़पति होते। चलिए, इनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। राहुल जी, आपका सबकी बात में और स्वदेश न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और इसको मैं चाहूँगी कि आप बताएं, ताकि आपकी स्टोरी सुन के बाकी जो लोग हैं वो भी इससे कुछ सीखें। सबसे पहले तो राहुल जी, पहला सवाल तो यही बनता है, 50 लाख जीते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ। और 50 लाख अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, पर मेरे को जो लग रहा है कि अमाउंट से ज़्यादा मैं केबीसी के उस मंच तक पहुंचा, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है। हाँ। आप कई सालों से कोशिश कर रहे थे, 10-15 साल से लगातार आप ऑनलाइन जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप आंसर कर रहे थे, और इस बार आपका जो है वो, अगर हम कह सकते हैं, लक खुल गया और आपको इनवाइट किया गया ऑडिशन के लिए, फिर उसके बाद हॉट सीट के लिए। हाँ मैडम, मैं पिछले लगभग 12-13 सालों से केबीसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और उसमें ऑडिशन के लिए तो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है वहाँ पे। तो ये मेरा लक था कि मैं ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है जो आपके नॉलेज बेस पर डिपेंड करती है हॉट सीट तक पहुँचने के लिए। तो मतलब केबीसी लक प्लस नॉलेज दोनों का कॉम्बो है। तो इस बार मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ, और ना सिर्फ सिलेक्शन हुआ बल्कि मैं हॉट सीट तक भी पहुँचा, और गेम भी थोड़ा बहुत अच्छा रहा मेरा। जी, 50 लाख का क्या करने जा रहे हैं? कुछ सोचा है कैसे खर्च करेंगे या बचा के रखेंगे? नहीं कि 50 लाख के लिए तो मैंने केबीसी के मंच से ही बता दिया था कि क्या करना है उसका। तो वही एक टारगेट है अभी फ़िलहाल, कि मैं अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, ऐसी कोई डिवाइस जो मेरे लिए सूटेबल रहे, जो मेरे को मूवमेंट करने में मदद कर सके, इस टाइप से। जी बिल्कुल, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राहुल जी फिजिकली डिसेबल्ड है, लेकिन इस डिसेबिलिटी ने उनको कभी मायूस नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरी आपके फादर से बात हुई, बहुत देर तक बात हुई, तो उन्होंने कभी आपको इसकी कमी नहीं महसूस कराई, कभी वो शर्मिंदा नहीं हुए, उन्होंने आपको हर वक्त एनकरेज करा। तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि वो शिवनी में थे, लेकिन वो भोपाल शिफ्ट हुए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप आज बैंक में काम करते हैं। तो आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। तो इस थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए। मैम, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो सिवनी, जो एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा उनका शुरू से ही सपोर्ट रहा है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जो भी है, जैसा भी है, आगे बढ़े। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी जो फिज़िकल कंडीशन थी उसके साथ एक्सेप्ट किया, और मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दिया कि कुछ समस्या है मेरे में। उन्होंने विशेष रूप से मेरे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। तो मेरा मदर फादर और फैमिली का आप कहे तो एक की रोल है, मतलब मेरी इस पूरे लाइफ में। तो
वो तो मैं शब्दों में बयां या उनको थैंक्स, यदि केवल थैंक्स कहना शब्दों में बहुत छोटी चीज़ हो। बिल्कुल आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं तो उनके पेरेंट्स मायूस हो जाते हैं, उनको एनकरेज बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। लेकिन आपके फादर ने ट्रांसफ़र ले लिया कि आपका भविष्य सही हो। आप अभी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन शायद आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैम मेरा स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन सारा मेरे नेटिव प्लेस सिवनी से ही हुआ है। उसके बाद मेरे को आगे तैयारी करनी थी, तो उस टाइम तक वहाँ पे इतनी अच्छी कोचिंग्स वगैरह नहीं थी कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अच्छे लेवल पे तैयारी कर पाते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे फादर ने जो उस समय प्रिंसिपल थे सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर उन्होंने यहाँ रायसेन में अपना ट्रांसफ़र लिया। और उसके बाद हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए सभी लोग, 2016 की बात है ये। उसके पहले मैंने होम मतलब अपना घर से तैयारी करके सिवनी में ही 3 बार MPPSC का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो एक वही था कि कोचिंग, अच्छी कोचिंग हो जाएगी MPPSC UPSC वगैरह की, भोपाल या इंदौर कहीं पर भी। तो उनको भोपाल के पास रायसेन ज़िले में ट्रांसफ़र मिल गया उस समय, इंदौर नहीं मिल पाया। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे तैयारी तो PSC की करने आए थे भोपाल में कि MPPSC या UPSC की कुछ तैयारी हो जाएगी। लेकिन वो बोला जाता है ना कि जो जो आपके डेस्टिनी में है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको पहुंचा देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ MP नगर, जो एजुकेशन हब बोलना चाहिए MP का, वहाँ तैयारी तलाश कर रहा था एक दिन MPPSC की कोचिंग की। तो उस समय पे हमको महिंद्रा कोचिंग दिखी, बैंक की जो प्रिपरेशन करवाती है। तो उस समय हम नए भोपाल आए थे तो ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस चीज़ की काय की कोचिंग कौन करवाता है। तो हम महिंद्रा में चले गए, शायद ऐसा लगा कि वहाँ पे शायद PSC भी करवाते होंगे उन लोग। तो फिर वहाँ पे एक टीचर मिले राजपूत, सुनील राजपूत जी। उनसे काफ़ी देर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि PSC तो बढ़िया चीज़ है। और काफ़ी एक्चुअली उसके पहले तक मुझे बहुत टाइम लग गया था, 3 साल हो चुके थे लगभग मेरे को तैयारी करते करते। और मैं घर से सेल्फ स्टडी कर रहा था, कुछ ज़्यादा नॉलेज या एडवाइस थी नहीं उसके बारे में कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तो एक मतलब अपने आप में एक हताशा टाइप की भी होने लगी थी उस टाइम तक। तो फिर उन्होंने बताया कि जो तुमको लग रहा है एक हताशा टाइप की कि कब जॉब लगेगी, तो बैंक ऐसी चीज़ है कि उसमें सारी प्रोसेस लगभग 1 साल में के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में वहाँ पे कोचिंग किया मैंने, और आज मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर आप साहब ग्रामीण बैंक में आप काम कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उस समय आपके फादर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, इसलिए आप हाँ आज इंजीनियर नहीं बन पाए। हाँ, शुरू से इच्छा तो इंजीनियर बनने की ही थी। लेकिन जब मैंने 12th पास की, 2010 की बात है वो, उसके बाद फिर मैंने, उस समय अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, IIT का अलग, AIEEE का अलग, PET का अलग। तो मैंने IIT AIEEE और PET का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो AIEEE से मुझे मैनेज भोपाल अलॉट हुआ था, और PET के थ्रू JEC जबलपुर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अलॉट हुआ था। लेकिन वही समस्या थी कि अब सिवनी से आके यहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। तो कुछ उस समय फिर अरेंज नहीं हो पाया यहाँ पे रहना, तो इस कारण से फिर मैंने आपने वापस इंजीनियरिंग ड्रॉप में करना एडमिशन पड़ा। नहीं लिया। देखिए कितनी आपकी जो है, अब मैं मतलब जो सुन रहे होंगे दर्शक, उनके लिए कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी कि आप लगातार कोशिश करते रहे। इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है, सर्कमस्टांसेस नहीं हुए, आप एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन आप हताश नहीं हुए, आप कोशिश करते रहे, आपके पेरेंट्स ने पूरा सहयोग दिया। यहाँ जानना चाहूँगी, पेरेंट्स का रुख जानना चाहूँगी
बहुत उन्होंने आपके लिए, आपने कहा आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, फिर भी चाहूँगी थोड़ा सा बताइए, लोगों को बताइए कि आपके जैसे जो लोग हों उनके पेरेंट्स को कैसे होना चाहिए, कैसे इंस्पायर करना चाहिए, कैसे बच्चों को सही दिशा में लाना चाहिए। मैम, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शुरू से मेरे साथ काफ़ी स्ट्रगल किया है। अब मैं तो छोटा था तो मैं उतनी सब चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन अब बड़ा हो रहा हूँ तो वाकई में पता चलता है, मतलब समझ में आता है कि मैं और दूसरे बच्चों को देखता हूँ अपने जैसे कि पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। मुझे जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज़ है उसमें हड्डियाँ काफ़ी जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है, तो मेरे अभी तक लगभग 350-360 फ्रैक्चर हो चुके हैं। 350-360 फ्रैक्चर फ्रैक्चर लगभग हो चुके हैं इतने। तो उस समय काफ़ी दिक्कत रहती थी और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था, तो मेरी मदर फादर रात रात भर जग के कई बार ध्यान रखना पड़ता था उनको। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है लाइफ में, जैसे कि कहीं जाना है फंक्शन में, अब मेरे कारण कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनका जो शुरू से था कि अपने पैरों पे मुझे खड़े करना है, मतलब। कितनी अच्छी बात आपने कही तो कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो। हाँ, जी। तो उन्होंने शुरू से मेरे एजुकेशन पे विशेष रूप से फोकस किया। शुरू में 3rd क्लास तक तो मैं घर से ही पढ़ता था, मतलब उस समय कंडीशन नहीं थी कि जा पाऊँ, तो मेरे पेरेंट्स मेरे मदर फादर पढ़ाते थे घर पे ही। फिर उसके बाद 4th क्लास से मैंने स्कूल जाना चालू किया, धीरे धीरे बैठना चालू किया स्कूल में, तो मेरे फादर या मदर कोई लेकर जाते थे। स्पेशली मेरी मदर को कई बार वहाँ पे रुकना भी पड़ता था 2-2 3-3 घंटे। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। आप जैसे स्कूल जाना शुरू किया तो आप चूंकि थोड़ा सा अलग है बाकी बच्चों से, तो दिक्कतें आती थी। हाँ, काफ़ी सारी दिक्कतें, मतलब फिज़िकली दिक्कतें आती थी कि ज़्यादा देर सिटिंग नहीं हो पाती थी। कहीं बाहर जाना है तो वो नहीं हो पाता था, तो उसके लिए मेरी मदर को कई बार स्कूल में बैठना पड़ता था 2-2 3-3 घंटे। फिर वो बैठती थी, फिर वो फिर मेरे को लेकर आती थी। तो ये सारी समस्याएं शुरू शुरू में तो काफ़ी गई। आपके साथ जो बाकी बच्चे थे उनका व्यवहार कैसा रहता था आपके प्रति। मैडम, शुरू में दिक्कतें ज़रूर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उनको समझते हैं, वो हमको समझते हैं, तो सारा बढ़िया हो जाता है हो फिर जाता है। एक बात बताइए, मुझे पता नहीं मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपके अंदर कभी हीन भावना आई कि अरे मेरे मतलब पाँव नहीं है, मैं ऐसा हूँ, इससे कुछ अंदर से तकलीफ, ऐसा लगता था भगवान ने ये क्या कर दिया मेरे साथ। देखिए, समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन हम यदि उन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो जो है उसको ही मान ले और बैठे रहे, या आगे कोशिश करें तो शायद कुछ हो जाए। कितनी अच्छी बात आपने कह दी, मेरी आंखें भर आई, नम हो गई। मैं आती हूँ केबीसी पे, वहाँ पे आपने जिस लहजे से आंसर किया, 4 ऑप्शंस होते हैं, आप चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते थे, है ना, एलिमिनेट करते थे और फिर आंसर जो सही होता था उस आंसर को बताते थे। ये जो आपकी स्टाइल थी आंसर करने की, ये अमिताभ बच्चन को भी बहुत पसंद आई थी, उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी इस बात पे। मैम, मैंने जैसे बताया आपको कि पहले MPPSC UPSC की तैयारी किया हुआ था, तो उस तैयारी का एडवांटेज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला। तो जो भी मतलब वहाँ से पढ़ा था, समझा था, क्योंकि KBC का कुछ ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं स्कूल कॉलेज में या कहीं और पे भी, तो आपकी लाइफ पे ही बेस क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो जो हमने पढ़ा है उसी को हमने रिवाइज़ किया पहले। जब KBC का फाइनल कॉल आया तो 10-15 दिन का समय मिलता है, तो उतने समय में सब कुछ तो करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हम कर सकते थे वो हमने किया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यदि हम अच्छे से तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो एक बार सेट हो जाती है, तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सोचते हैं तो वो रिकॉल हो जाती है। आप कहना ये चाह रहे, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपने सोच लिया है
कि आपको ये चीज़ हासिल करनी है और आप मेहनत करते हैं तो मिलता है। आपके मन में थॉट क्या आया था जब आपका केबीसी के ऑडिशन के लिए बुलाया, ऑडिशन के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पता था कि अब आप हॉट सीट पे बैठने वाले हैं, तब क्या मतलब नर्वसनेस था, क्या था मतलब? देखिए, अलग अलग लेवल होते हैं वहाँ पे। फर्स्टली तो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट होना, लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ हज़ारों लोगों को ही वो सिलेक्ट करते हैं, कुछ हज़ार लोगों को। तो उसमें सिलेक्ट होना वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद कॉल आया कि आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो टॉप 10 में आना वो भी एक अच्छी बात थी। उसके बाद फिर शुरू में कुछ नर्वसनेस थी। नर्वसनेस थी? हाँ, तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठे तब पहला थॉट क्या आया आपके मन? नर्वस थे? पहले तो नर्वस था, लेकिन हाँ। थोड़ा खुशी भी थी कि चलो भाई पहुंच गए, अब अपन, अब सब ठीक है। अब अमिताभ बच्चन के हाँ। सामने बैठे हैं, खुश है। अब हाँ। खुश है। हाँ। मतलब वो बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। गम, अच्छा वो वैसे वाली फीलिंग, बहुत feeling अच्छी थी। बात हाँ। आपने बोली, कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग थी। अच्छा, तो अमिताभ बच्चन बहुत इमोशनल हो गए थे आपके एपिसोड में। हाँ, थोड़ा वो जो वीडियो बना था मेरा, उसको देख के या थोड़ा सा वो हो गए थे। इमोशनल हो गए थे। सोचा था 50 लाख जीतेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था। पहले तो यही सोचा था कि केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक ही पहुंच जाए। हाँ। जब ऑडिशन दिया था, फिर सोचा था चलो भाई अब यहाँ पहुंच गए, अब एक बार बहुत बस है। हॉट सीट तक पहुंच जाए। चलो। भले जितना भी जीते, 10,000 ही जीते, हाँ। इतना ही बहुत है, मगर यहाँ पहुंच जाए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए, क्वेश्चंस के आंसर बनते गए, हाँ। तो फिर लगने लगा कि हाँ ठीक है, जीत अपन जाऊंगा, कर सकते हैं कर कुछ। सकते हैं। और जो आखिरी जो 1 करोड़, जो करोड़ का जो क्वेश्चन था, आप थोड़े से उसमें हल्का सा डमाडोल हो गए थे और आपने छोड़ दिया था, बैकआउट कर लिया था, तो उस समय क्या मन में फीलिंग्स चल उस समय जो 3 ऑप्शन थे वो तो मेरे सुने हुए थे। जो फोर्थ ऑप्शन था उनका मैंने कभी नाम नहीं सुना था, तो उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। हालांकि ये मतलब मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि वीरप्पा मोइली जी को साहित्य का पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन कंफ्यूज़न मतलब उतना कंफर्म नहीं हो रहा था कि वीरप्पा मोइली या उनमें से बसु जी जो थे, थोड़ा सा उसमें कहीं डाउट था। और जो कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन आपने था। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं क्विट कर लेता हाँ। हूँ। तो जब आप क्विट करे तब क्या बोला? तब आपको क्या फीलिंग्स आए? अमिताभ बच्चन ने क्या बोला, बाद में फिर पेरेंट्स ने क्या बोला, कैसा क्या माहौल रहा? सभी को यही था कि ठीक है, नहीं मालूम है कोई तो बात नहीं। कोई बात नहीं, अपन क्विट कर दिया, इतना भी बहुत है। यदि रॉन्ग आंसर देख के नीचे आना, वो ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है फिर। दिक्कत वाली चीज। आपने बताया है कि आप अपने जो आपको जो आपने जीता है, आप उसको कैसे, आप अपने लिए कुछ ऐसी साधन ढूंढ रहे हैं जिससे आपका मूवमेंट आसान हो जाए और आपके कारण जो है बाकी लोग भी उससे इंस्पायर हो। बैंक में आप नौकरी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल यही 2-3 टारगेट है। अच्छा, जी। अभी क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? यूपीएससी? हाँ, मतलब यूपीएससी पीएससी वगैरह का, और कुछ ऐसी डिवाइस ढूंढना है अभी सबसे फर्स्ट, तो जैसे अपन मूवमेंट खुद कर सके। मेन टारगेट अभी फिलहाल वही मेन है। टारगेट वो है। अभी आप दूसरे पे आश्रित है, तो आप चाह रहे हैं हाँ। आप खुद चल फिर सके, तो अब ऐसा बिल्कुल। कुछ आप ढूंढ पाए हैं? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन सर्च जारी है, हो सकता है मिल जाए। सर्च जारी। अच्छा, क्या रिस्पांस मिला आपको जब आप जीत के आए यहाँ पे? काफ़ी भोपाल में? अच्छा रिस्पांस मिला मैडम। जो फैमिली थे, रिलेटिव्स थे, जो नेबर्स थे, ऑफिस है, सभी से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और काफ़ी सारे मीडिया, पब्लिक हाउस ने इंटरव्यूज़ वगैरह लिया, और काफ़ी सभी लोग खुश थे। मतलब जो मेरा होम टाउन है सिवनी, वहाँ पे एक मेरे फादर का जो है, मतलब हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली। आधे गांव करके स्थान है लखनऊ के पास, तो वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ पे तो सबने, मतलब एक मार्केट है वहाँ पे, लोकल मार्केट, वहाँ सबने
प्रोजेक्टर वगैरह लगा के कि दोनों आपका वो एपिसोड हाँ, पूरा देखा। सभी हाँ। लोगों ने। अच्छा, आप जीत चुके थे, आपको पता था, आपके परिवार को पता था, आप वापस आ गए थे, टेलीकास्ट हुआ लगभग 10-12-15 दिन के बाद, और आपका ऐड आ रहा था, कंटिन्यूस आ रहा था कि 1 करोड़ का क्वेश्चन, और आप बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते हैं कि आप जीत चुके हैं। वो मोमेंट कैसा था, वो 10-12-15 दिन जब आप जीते हुए हैं, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ? वो काफ़ी मतलब क्या कहना चाहिए, डिफिकल्ट रहा होगा डिफिकल्ट क्योंकि मोमेंट लोग था। पूछ रहे होंगे, ऐड आ रहा हाँ, था आपका, आपके प्रोमोस चल रहे हाँ, थे, आपको पता था आप जीत चुके हो, लेकिन आप बिल्कुल। बोल नहीं सकते, तो आप क्या जवाब देते थे उस समय? मैं बस यही बोलता था कि आप देखिए हाँ। टीवी, यदि अभी से सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर आप लोग को भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए। तो मैं बस लेकिन यही ये बोलता। सस्पेंस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहा होगा ना? हाँ, मेरे हालांकि मुझे तो मालूम था। हाँ, नहीं आपको तो पता है, लेकिन कंट्रोल करना कि बता नहीं पा रहे, शेयर हाँ, नहीं कर पा रहे, वो करना वो थोड़ा काफ़ी मुश्किल 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 समय रहा था वो। होगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे। उसी बीच काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस भी आए, तो उनको भी नहीं बता पा रहे थे। हाँ। तो वो एक थोड़ा मुश्किल समय था, मतलब कि हाँ, बड़ा वो रहा होगा हाँ, कि आप मालूम है आप जीते हुए हैं, विनर है, लेकिन आप शेयर नहीं कर पा रहे लोगों से क्योंकि एपिसोड नहीं टेलीकास्ट हुआ है। बहुत सारी आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और जिस हिसाब से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है पूरे सब इसके प्रति, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है आपके जीतने से, स्वाभाविक है माँ बाप को ही होती है, लेकिन आपके जीतने से तो एक एक्स्ट्रा खुशी हुई होगी आपके माँ बाप को, उनके इतने सालों की जो मेहनत, जो कॉन्फिडेंस आप में था, वो आपने प्रूफ किया। सभी लोग काफ़ी खुश हैं फैमिली में, मदर फादर, छोटे भाई बहन हैं उन लोग भी। तो एक हैप्पी मोमेंट था वो, जब मैं 50 लाख जीता था वहाँ पे। इनको नहीं दे रहे कुछ, छोटे भाई बहन को नहीं दे रहे? नहीं, वो तो है ही, सबके लिए है। नहीं, मतलब उसमें से कुछ कुछ दे रहे आप उनको कि नहीं दे रहे? नहीं नहीं, देंगे ना मैडम, जो परिवार की जो नीड रहेगी। हाँ, अच्छा वो तो देंगे, आपने हाँ, ऐसा सोचा हुआ है, हाँ। ओके। अभी जब आप जीत के आ गए, आपका टेलीकास्ट हो गया, सबको पता चल गया आपने जीता 50 लाख, और आप इस बैंक में, ग्रामीण बैंक में काम करते हैं, तो अब जो लोग वहाँ आते होंगे, तो अब वो बोलते हैं हाँ ये वही राहुल नेमा है जो केबीसी जीता, ऐसा होता है? होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है। हाँ। और कुछ लोग तो झूठ बोल के आते हैं कि हमको अकाउंट खुलवाना है यहाँ पे, हाँ। और वो केवल मिलने के पर्पज से आते हैं। बस मिल लिया एक बार, फोटो खिंचवा लिया और फिर चले गए। अच्छा, कई बार वो ऐसा भी झूठ का होता सहारा लेते हैं कि हाँ, अकाउंट खुलवाना है, हाँ। मिलना आपसे रहता है। हाँ, मतलब वो नहीं तो फिर वो एंट्री नहीं मिलेगी उनको अंदर, हाँ। तो इसलिए तो ऐसा जब इस तरह का मोमेंट होता है तो कैसा लगता है? काफ़ी मैं बहुत अच्छा बार पूछ रही हूँ कैसा लगता है, कैसा लगता है, लेकिन हाँ ये सवाल बनता है कि कैसा लगता है। नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है, और स्वाभाविक है कि मतलब अमिताभ बच्चन जी से मिल के आना। और कई बार तो लोग बाग यही पूछते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से मिले, कैसे है वो, मतलब कैसे दिखते हैं, जो हमको टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, मतलब। चलिए, जाते जाते क्या कहेंगे आप? अमिताभ बच्चन से मिले, आप केबीसी खेल के आए, हॉट सीट पे बैठे, जीत के भी आए, बट कोई ऐसा यादगार पल जो उनके साथ, जो कुछ उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, कुछ ऐसा यादगार जो आप याद संजो के लाए हैं अमिताभ बच्चन के बारे में? मैम, केबीसी एक ऐसा मंच है कि आप एक बार यदि वहाँ पहुँच गए तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मतलब एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आते हैं। एक तो नॉलेज तो आपको मिलता ही है, आप ऑल ओवर इंडिया के 10 लोगों से साथ रहते हैं, 5-6 दिन बातचीत करते हैं, और सभी काफ़ी कैपेबल लोग रहते हैं अपने अपने फील्ड में। तो उनसे जब चर्चा होती है तो उनका नॉलेज शेयर अपन को पता चलता है कि भाई ऐसा भी होता है। उसके अलावा केबीसी के मंच पे ही हमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैमरे के सामने कैसे काम करना है, एक तो ये सीखा मैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा अमिताभ बच्चन जी, मतलब सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ही है कि वो मतलब इतने काम के प्रति समर्पित है अपने, कि 81 प्लस हो गए हैं लगभग वो, फिर भी लगभग 10-12 घंटे वो सेट पर बिताते हैं, काम करते हैं, और फुल एनर्जेटिक रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हो गया बस, मतलब जो भी काम करते हैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं अपना।
तो ये सबसे अच्छी चीज, सीखने वाली चीज़ है। आपने सीखा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों के लिए या सभी के लिए जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा कि आपका जो भी टारगेट है, जो भी आप लोगों ने सोचा है, उसके लिए लगे रहे, क्योंकि समय भले ही कई बार ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कोशिश करते रहे, हार ना माने, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू। राहुल नेमा जी, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल में आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, सबकी बात को अपना समय दिया और इतनी अच्छी आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज हमने बात की केबीसी विनर राहुल नेमा जी से। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उनका कहना है, भले कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, भले कितनी भी देरी हो, आपने अगर कोई चीज़ को तय कर लिया है और आप उस टारगेट को लेकर चल रहे हैं, समय लेट हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन आप अचीव ज़रूर करते हैं। सबकी बात के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।